नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा। जैसा विपक्ष में और सत्ता पक्ष में चल रहा है, क्या आपको भी लग रहा है कि 2024 की लड़ाई की तैयारी शुरू हो चुकी है? विपक्ष तो हालांकि अभी इकट्ठे बैठने की शुरुआत कर रहा है धीरे धीरे। उधर भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के लिए अपनी तैयारी शुरू कर चुके हैं। पूरी तरह हमला तगड़ा किया जा रहा है। अभी हाल में भारत के वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने तमिलनाडु का दौरा किया है। वो बड़ा, मैं कहूँ, बहुत ज़बरदस्त हमला बोला है ओपोजिशन पर, खास तौर पे कांग्रेस और डीएमके पार्टी पर। यह सभी चैनलों में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है 2-3 दिन से। अभी हाल में माननीय अमित शाह जी तमिलनाडु में वेल्लोर में गए थे। वो कांग्रेस और द्रमुक की वंशवादी राजनीति पर हमला करते हुए उन्होंने उन्हें 2G, 3G, 4G पार्टियां करार दिया है। 2G, 3G तो पिछले यूपीए सरकार का जो घोटालों का काल था वो याद आता है। अमित शाह जी ने बहुत प्रतीकात्मक शब्द चुने हैं इन पर हमला करने के लिए। उन्होंने कहा है कि समय आ गया है जब इन पार्टियों को बाहर कर दिया जाए और तमिलनाडु की सत्ता वहाँ के धरती से, जमीन से निकले धरती पुत्रों को सत्ता सौंपी जाए। यह बहुत बड़ा हमला है, राजनीतिक हमला, आप भी समझ रहे होंगे। क्योंकि तमिलनाडु में 1969-70 के बाद डीएमके या एआईडीएमके का ही राज रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी डीएमके में तो ऐसा ही चल रहा है। मोदी सरकार के 9 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर आयोजित रैली में शाह ने कहा है कि कांग्रेस और द्रमुक 2G, 3G, 4G पार्टियां हैं। उनके शब्दों में 2G का मतलब है 2 पीढ़ियां। हालांकि 2G का मतलब स्पेक्ट्रम घोटाला भी है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि 2G का मतलब है 2 पीढ़ियां, 3G का मतलब है 3 पीढ़ियां, 3 जनरेशन्स, और 4G का मतलब है 4 जनरेशन, 4 पीढ़ियां। करुणानिधि द्रमुक का परिवार, मारन का परिवार 2 पीढ़ियों से, और करुणानिधि परिवार भी 3 पीढ़ियों से सत्ता में आकर के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। गांधी परिवार 4 पीढ़ियों से है, और 4G का मतलब तो गांधी परिवार से ही है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, सोनिया जी और हमारे राहुल बाबा, रॉबर्ट वाड्रा। उन्होंने कहा है कि समय आ चुका है इन सबको बाहर कर दिया जाए।
और क्योंकि तमिलनाडु में थे और वहाँ के गठबंधन पर हमला बोलना था, तो उन्होंने यह कहा कि तमिलनाडु की सत्ता धरती के पुत्रों को सौंप दी जाए। साथ में जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है, कांग्रेस और द्रमुक धारा 370 और 35A खत्म करने के विरोध में रही है हमेशा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को लेखनी के एक झटके से अनुच्छेद 370 35A को खत्म कर दिया। अमित शाह जी ने यह भी आरोप लगाया है कि 2004 से 2014 तक 10 वर्षों के दौरान द्रमुक के समर्थन से चलने वाली कांग्रेस सरकार में लगभग 12 लाख करोड़ के घोटाले हुए हैं। 12 लाख करोड़ इसलिए कहा जाता है कि सीएजी की जांच रिपोर्ट में अलग अलग ये आए थे, इतना आंकड़ा। इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन जो सीएजी की रिपोर्ट जो कहती थी, इसीलिए हमला करते हुए 12 लाख करोड़ ही बोला जाता है आमतौर पर, हमेशा बोला गया है। लेकिन 9 वर्ष के मोदी जी के कार्यकाल में अभी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, कोई सीएजी की जांच नहीं है, कोई सीएजी की जांच में कोई भ्रष्टाचार की अभी तक रिपोर्ट नहीं आई। तमिलनाडु के लिए केंद्र की विशेष योजनाओं को गिनाने की मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की मांग पर शाह ने बताया और उनको जवाब दिया डीएमके के स्टालिन को कि डिफेंस कॉरिडोर, 2 वंदे भारत ट्रेन, चेन्नई में नया इंटीग्रेट एयरपोर्ट टर्मिनल, 11 मेडिकल कॉलेज, बड़े रेलवे स्टेशन का रिनोवेशन, कोयम्बटूर में नया ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, तमिलनाडु की जनता के लिए 62 लाख टॉयलेट और 2252 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण जैसे कदम गिनाए हैं। उन्होंने काशी और सौराष्ट्र में तमिल संगमम कार्यक्रमों को भी रेखांकित किया है, जिससे उत्तर और दक्षिण का आपस में अच्छा तालमेल बने। शाह ने मामल्लपुरम में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी की शिखर बैठक का भी उल्लेख किया है, जो करीब 2017 या 18 में हुई थी। ये दोस्तों, ये देखने वाली बात है कि किसी देश का प्रधानमंत्री आए, उसे अलग अलग राज्य में उनके साथ बैठक की जाए, तो वहाँ उस स्टेट में, राज्य में टूरिज्म भी बढ़ता है। यह आप समझते होंगे अच्छी तरह। टूरिज्म का मतलब है विदेश से यात्री आते हैं, वह भारतीय संस्कृति के बारे में जानते हैं, और भारत की जनता को भी टूरिस्टों की वजह से आमदनी होती है। शाह ने कहा कि अब सीएपीएफ, नीट और अन्य परीक्षाओं में विद्यार्थी तमिल भाषा में लिख सकते हैं, जबकि कांग्रेस द्रमुक वाले यूपीए काल में ऐसा बिल्कुल नहीं था। रैली में शाह को स्मृति चिन्ह के रूप में सेंगोल भेंट किया गया है। शाह ने अगले लोकसभा चुनावों में राज्य में भाजपा को 25 से अधिक सीटों पर जिताने की अपील की है।
आज मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि AIDMK जयललिता के बाद, जयललिता का तो आगे कोई संतान थी नहीं, तो वह तकरीबन एक तरह से डेमोक्रेटिक पार्टी हो चुकी है, वंशवादी पार्टी तो है नहीं। हो सकता है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा हो, लेकिन ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी AIMD के गठबंधन के लिए कहा है कि 39 में से 25 या उससे ज़्यादा सीटों पर विजय प्राप्त करने के लिए, और यह भी कहा है कि उनमें से कुछ को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। हालांकि कैबिनेट में तमिलनाडु से डॉक्टर जयशंकर एज ए विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, और बहुत तगड़ी साख है विश्व भर में। भारत का फाइनेंस मिनिस्टर भी, निर्मला सीतारमण भी वहीं से है। और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भी एक रैली की है अमित शाह जी ने। वहाँ कुछ दूसरे तरीके से कहा है उन्होंने कि UPA सरकार के दौरान कोई भी शब्द सुनिए, कोई भी आलिया, मालिया, जमालिया भारत में घुसाता था। यह प्रतीकात्मक शब्द है, और मनमोहन सरकार में उनके विरुद्ध कुछ करने की हिम्मत नहीं थी। नौ वर्षों के प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम किया है। यह तो जनता देख रही है कि किस तरह देश की सुरक्षा के लिए कितने हथियार खरीदे जा रहे हैं। कभी ऐसा होता नहीं था। एक समय तो ऐसा था कि हथियार भी आने बंद हो चुके थे, रक्षा खरीद की तरफ कोई ध्यान नहीं था UPA सरकार का, जिससे सुरक्षा के लिहाज से तो भारत की स्थिति UPA के कार्यकाल में बहुत कमजोर थी, क्योंकि सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं रहा। यह तो पूर्णतः सत्य है। उड़ी और पुलवामा में आतंकी हमलों के 10 दिनों के भीतर अमित शाह जी ने कहा है कि भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक की है। और उधर शाह, कल जैसे बताया गया, शाह की जो महाराष्ट्र में नांदेड़ में कल रैली हुई है, उससे संजय राउत जी बहुत उखड़े हुए हैं। और संजय राउत जी तो उखड़े हुए ही रहते हैं। तो दोस्तों, ये तो एक कुछ अमित शाह जी के लिए ज़्यादा आज मैंने इसलिए उनकी रैली का किया है कि जो परिस्थितियां लग रही है कि लड़ाई 2024 में, राजनीतिक लड़ाई काफ़ी भीषण होने वाली है, आर पार की लड़ाई है। यह बात विपक्ष भी समझ रहा है, सत्ता पक्ष भी समझ रहा है। तो 1 महीने के लिए तो इनके कार्यक्रम चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के 9 वर्ष के पूरे होने पर। अब मानसून सेशन आ जाएगा। मानसून सेशन के ख़त्म होते ही राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के चुनावों की तैयारी शुरू हो जानी है। तो ऐसा भी अंदर लग रहा है कि शायद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन्नाथ रेड्डी
इन 5 राज्यों के साथ भी आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव करा सकते हैं। और यह बहुत चौंकाव देने वाला निर्णय होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पवन कल्याण और तेलुगु देशम को लेकर के अभी तेलंगाना में विधानसभा चुनावों की तैयारी कर रही है। तो हो सकता है कि जगन्नाथ रेड्डी भी चौंका दे। बस इतना ही दोस्तों। आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो चैनल, आप कुछ कमेंट भी कीजिएगा। आपसे निवेदन यही है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने जानने वालों को, लाइक कीजिए। राम राम, धन्यवाद।